ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन एक एग्जांपल लेकर के बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो है कि हमने डिटेल में एनालिसिस भी किया था और इसका जो है डेरिवेशन वगैरह भी देखा था, जो कि हम थोड़ा सा भी रिवाइज करा देते हैं। ये एक आपका यहाँ पे जो ओवरऑल कंक्लूजन ये था इस पॉइंट का कि आपके पास 2 पॉइंट मासेस है, एक M2 है एंड एक M1 है। तो ये हम मान लिए थे कि ये वाला जो मास है ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, दिस मास इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। और इसको यहां से उठा करके यहाँ किसी डिस्टेंस तक इसको ये हम लाए थे, इसको ये वाला दिखाए थे कि ये R डिस्टेंस तक यहाँ पे आता है ये मास। इसका जो डिस्टेंस था यहाँ जो है कि R डिस्टेंस पे लाए थे इस मास को यहाँ से स्लोली, यानी कि यहाँ से जब हम लाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा। एक्चुअली उस क्वेश्चन में हम यहाँ से इसको यहाँ ले गए और फिर उसमें बात किए थे कि जब हम इन्फिनिटी पे होंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे 0 होगा। और इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने ये निकाला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। ये हमने देखा था। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम था जो कि पहले भी हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे। ये सारे थ्योरम्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसको हमने पढ़े थे और बोला भी था मैंने कि इसका यूज बहुत ज्यादा आगे चल के भी होने वाला है। तो ये हम कल डिस्कस किए थे और इस डिस्कशन से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये निकाले थे। ये R डिस्टेंस पे जब ये मास M यहाँ पे आ जाएगा M2, R डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो इस कंडीशन में जो है कि हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम बात किए थे UR माइनस U इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से R पे लाए हैं तो UR माइनस U इन्फिनिटी। और इसका जो डेरिवेशन हमारे पास जो निकल के आया था वो हमारे पास ये था G M1 M2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड, ये हमारा हुआ था 1/इन्फिनिटी माइनस 1/R आया था। यानी इसको ये लिखा गया था माइनस G M1 M2 डिवाइडेड बाई R है। और U इन्फिनिटी क्या होता है, ये 0 होता है। तो ये R डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा जब इस मास M2 को हम यहाँ पे लाएंगे जो कि M1 से R डिस्प्लेसमेंट पे है, तो इस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ये वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये हमारे पास स्टोर हो जाएगा जितना हम वर्क करेंगे यहाँ से। तो जो वर्क करेंगे वो वर्क हमारा वेस्ट नहीं होगा ना, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर हो जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन वाले केस में इस तरह का जो है कि इक्वेशन हम निकाले थे। ये 2 पार्टिकल सिस्टम था। अब इसी को ये एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ही बेसिक रूल आया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 मास R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो ये माइनस G M1 M2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन हमारा रहेगा। 2 मास अगर R डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखो कि ये दोनों मास कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ये R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो गया तो इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हमारा, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 है। ये हमने पिछले वाले क्लास में ये सारा डिस्कशन और ये डेरिवेशन वगैरह भी ये किया था। ये एक फंडामेंटल डेरिवेशन था जिसको हमने किया है। अब आगे जो है बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक हम क्वेश्चन जो है जरा देख लेते हैं, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सिंपल सा देख लेते हैं इसी फॉर्मूला के बेसिस पे कि इसको जो हम लगा ये यूज करेंगे G M1 M2 बाई R होता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
तो अब हम इसको जो है पोटेंशियल एनर्जी को एक जरा सा हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन बनने वाला है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 100 ग्राम। सबके पास मास कितना है? 100 ग्राम है। फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टू द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर साइड पे जो है हमको ये निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको जो है कहां से ला रहे हैं? लार्ज डिस्टेंस से आप इसको उठा के ला रहे हैं। और कहां पे ला रहे हैं? वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ला रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बहुत इसमें कंसेप्ट है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल बट वेरी बिग कंसेप्ट इसमें है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ऐसे, ये इसके तीनों कॉर्नर पे क्या किया गया है? एक मास है जिसका वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल ईच हैविंग मास, 3 पार्टिकल है, सबका मास कितना है? 100 ग्राम है। फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, यानी बहुत डिस्टेंस, यहाँ पे 100 ग्राम का कोई एक मास है रखा हुआ है। 3 मास है यहाँ पे, एक नहीं, 1 2 3 है। तीनों को यहां से उठा करके हम कहा ला रहे हैं? यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं। तो इसमें जो है ये M1 हो गया, मान लिया M इक्वल टू ये हो गया 100 ग्राम। दूसरा वाला जो है M2 है, ये भी 100 ग्राम है। तीसरा वाला है, ये भी आपका 100 ग्राम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप इस मास को एक को उठा के यहां लाए, फिर दूसरे को उठा के यहां लाए, फिर तीसरे को उठा करके यहां लेके आए हैं, तो अब पूछ रहा है क्या कि इसमें जो है आपको कितना जो है वर्क डन करना पड़ा होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन इन डूइंग दिस? तो इसमें क्या है कि वर्क डन निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि देखिए कि आपको मान लीजिए कि पहले जो है यहाँ पे अगर कोई मास नहीं था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पहला मास हम ला रहे हैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे, कोई मास नहीं है, तो जब कोई मास ही नहीं है, किसी फील्ड में ही नहीं ले जा रहे हैं, तो इसमें वर्क डन क्या होना चाहिए? जब आपके पास ये कंसेप्ट, ये न्यूमेरिकल, मान लिया यहाँ पे ये मास 0 m है और आप इसको उठा के ले जा रहे हैं कहीं, दूसरा मास है ही नहीं यहाँ कहीं भी, तो इसको आप कहीं भी 0 उठा के ले जाएंगे क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, या आइसोलेटेड मास है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो 0 जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा। अब लेकिन बात समझिए क्या है इसमें, कंसेप्ट ये है, पहला वाला मास उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन दूसरा वाला मास जैसे ही आप यहाँ लाएंगे तो ये तो फील्ड यहाँ बन गया। अब इसकी वजह से इसको क्या होगा? वर्क डन आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ दूसरा मास ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जब तीसरा मास जब फिर आप उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये 2 मास पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इन दोनों की वजह से फिर इसका वर्क निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट लॉजिक बहुत बड़ा है। अभी हमने क्या निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखे थे? यू आर लिखे थे। ध्यान से समझिएगा, GM1 M2 बाई आर लिखे थे, यही लिखे थे ना, माइनस GM1 M2 बाई आर था ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको हमने क्या किया कि पहला केस जब है M1 खाली ला रहे हैं, M1 तो है लेकिन M2 तो है ही नहीं, पहला मास यहां से उठा के यहां ले आकर रखे हैं, तो जब M2 नहीं है पहले केस में, फर्स्ट केस में M2 है ही नहीं, ये तो यहीं पे है, ये तो ये 0 है M2 यहाँ है ही नहीं पहले से। तो इस कंडीशन में जब आप इसको यहां से यहां रख देंगे तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा इसको रखने के लिए। लेकिन जैसे ही ये दूसरा मास यहां से उठा के अब यहां रखेंगे, तो एक मास यहां प्रेजेंट है, तो अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा GM1 M2 बाई आर हो जाएगा, इस दोनों के वजह से। अब जब तीसरा मास, फिर यहां मास 1 है, M1 है, M2 है, M3 है, जब 3 लेके आएंगे यहां, तो एक ये और एक ये है,
दोनों के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी? ये बड़ा लॉजिक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। एक लाइन में क्वेश्चन एक ही लाइन में बन रहा है, पहले वाला कुछ नहीं, दूसरा वाला जब आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम? U1 लिख देते हैं मान लो। तो दूसरा वाला आया तो ये हो जाएगा -GM1M2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 कर दीजिए, मीटर में हो गया जब ये आ गया। तो जैसे ही ये M3 आएगा यहाँ पे, तो अब इसके लिए तो 2 मास पहले ही से है यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? U2 जो होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से और एक पोटेंशियल एनर्जी इसके वजह से, दो जनरेट हो जाएगा, -GM3M2 डिवाइडेड बाई 0.2। एंड दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इसके वजह से M1M3 -GM1M3 डिवाइडेड बाई 0.2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर है। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों सेम चीज है ना। देखो M1 M2 M3 सब तो सेम है ना, सारा मास सेम है। अगर मास सेम नहीं होता तो यहाँ आप इसका वैल्यू डाल देते, तीनों का मास सेम है, तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं -3GM1 M इंटू एम कर देते हैं, ये सारे मास जो है सेम है, डिवाइडेड बाई 0.2। यहां हम लिख देते हैं M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3, तीनों मास तो सेम है, इक्वल टू M कर देते हैं इसको, तीनों मास सेम है। तो ये हो गया टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या करेंगे आप? लिखेंगे, सारा वैल्यू अब डाल देंगे इसमें। तो सारा वैल्यू डालो, 3 इंटू जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, एम है 100 ग्राम, केजी में बदल दो, 0.1 इंटू 0.1 ये भी केजी में, एंड डिवाइडेड बाई 0.2। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये खत्म हो गया, ये हो गया 1.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देखिए कितना आता है। इसको तीनों को सॉल्व करने पर ये आपको आ जाएगा -1 इंटू 10⁻, ये आ रहा है -1, आप चेक कर लो, इंटू 10⁻, नियरली 10⁻⁻11 जूल आ जाएगा ये। यानी इसका क्या निकल के आया? ये पोटेंशियल एनर्जी आया निकल के। ये ध्यान देना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अभी निकाले थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू इसका निगेटिव, इधर आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, 1 इंटू 10⁻⁻11 जूल का वर्क आप करेंगे। तो ये तीनों पार्टिकल जो है आप इंफिनिटी से उठा के इसको कहाँ रख देंगे? एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख देंगे जिसका साइड 20 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये बनाने के लिए तो एक ही लाइन में बना दोगे, लिख दोगे। ये इस तरीके का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में है, जिसमें उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ये क्वेश्चन है, उसमें अभी हम आपको डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके का है। ये है एक स्क्वायर है। अब हम आपसे पूछेंगे इसमें, जरा आप हमको बताइएगा इसको सॉल्व करके कि क्या होता है। डाटा हम, हमारे पास इसको मास मान लेते हैं m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, 4 कॉर्नर है आपके पास, 4 कॉर्नर है स्क्वायर का, और इसका साइड का लेंथ a है, दे रखा है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसका साइड a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, सारे साइड लेंथ a है। आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं। क्या कह रहा है? यहां भी वही कह रहा है कि 4 मास यहाँ पे रखा हुआ था, इस तरह से 4 मासेज यहाँ पे थे, सब m, मान लो m1 है, ये m2 है,
ये M3 है, ये M4 है, और सबका मास जो है इक्वल टू M है चारों का। तो कह रहा है कि M1 को उठा के लाके पहले कहाँ रखा गया, A पे रख दिया गया, फिर M2 को उठा के लाके B पे रख दिया गया, फिर M3 को उठा के लाके C पे रख दिया गया, एंड M4 को लास्ट में D पे रखा गया। यहां भी वही चीज पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो कितना काम इस पे करेगा ये आपको बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो है पहले M1 को लाया गया, A पे रखा गया, फिर M2 को लाके B पे रखा गया, फिर M3 को लाके C पे रखा गया, फिर M4 को लाके D पे रखा गया। अब कह रहा है कि ऐसा करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मान लिया आप इसको लाए, कहां पे लाए, पहले A पे रख दिए ला करके, ठीक है। अब A पे लाने में कोई वर्क नहीं होगा, कोई चेंज इनपुट, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं, पहले तो ये M2 M3 ये सब है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये पहले नहीं था ये, तो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही ये B पे ला के रखोगे तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसको मान लेते हैं कि U1 हो जाएगा, तो माइनस GM इंटू M डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस A निकल के आ जाएगा, यहां से यहां तक है। अब जब ये दो पार्टिकल यहाँ, फिर मान लिया आप C वाला लाते हैं, तो जैसे ही C वाला लाएंगे तो यहाँ पे तो दो पार्टिकल पहले से है A और B से, ध्यान से समझना। जब U2 की हम बात करेंगे तो जैसे ही ये C आएगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी B और C के बीच जनरेट करेगा, माइनस GM डिवाइडेड बाई A, और फिर इसके बाद एक इसके और इसके बीच, तो इसके और इसके बीच आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा। डायगोनल निकाल लेंगे ना, A² प्लस A² का रूट अंडर, तो ये √2a हो जाएगा। तो उस केस में GM बाई √2a हो गया। अब ये निकल के आ गया U2, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया। फिर अब जब ये इसका निकल गया, ये तो अभी है नहीं, ये हम फिर M4 को उठा के अब कहां पे लाके रख रहे हैं, D पे रख दिया ये M4 को, जो वो भी M है। तो जैसे ही ये आएगा, इसके पास तो 3 मास है, 1 2 3 पहले से प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो हम एनर्जी निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करेंगे आप उस तीनों को ऐड करेंगे। तो हम U2 लिख दिए, U3 विल बी इक्वल टू, इसके और इसके बीच कितना हो जाएगा, माइनस GM बाई A, फिर क्या हो जाएगा दूसरा, इसके वजह से हो गया, इन दोनों की वजह से A और D की वजह से। अब D और C के वजह से क्या होगा, GM बाई A हो जाएगा, इसके और इसके वजह से हो गया। अब फिर ये बच गया अभी एक, यहां डायगोनल ऐसे मिला दो, तो फिर D और B के वजह से होगा माइनस GM बाई √2a हो गया डिस्टेंस इनके बीच। अब टोटल को ऐड कर दोगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 कर देंगे, ये आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा है बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक और मीनिंग हम समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के लाने पर, किसी ऑब्जेक्ट को कहां से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां से उठा के इन्फिनिटी से उठा के लाने पर फील्ड में, यहां पे अगर मास है इसका, तो इसके फील्ड में लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा इसको उठा के यहां तक लाने में, वो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, GPE कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इस पॉइंट का। और वो किस, ये मास है तब इसके फील्ड में ला रहे हैं आप, तब ये मास है तब, अगर ये मास नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा उस कंडीशन में। जैसे हमारे पास GM1 M2 बाई R आ रहा है ना, अगर इसमें से कोई भी एक नहीं है, ये नहीं है तो ये जीरो है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। ये ध्यान से आप समझना चाहिए आपको, ओके। तो ये एक रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉइंट मास के लिए, और इन दोनों के बीच क्या कंसेप्ट होता है, दो न्यूमेरिकल भी हमने इसमें देख लिया। अब हम बात करेंगे आपको क्या कहते हैं